नमस्कार, मैं रोशन प्रकाश फिर से आपका सार्थक विमर्श में स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से एक दूसरे के मुखातिब हुए हैं और चूंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में बिहार में जो राजनीतिक माहौल है इस पर हम लोग अब चर्चा को फोकस करने जा रहे हैं और इस दौरान हम बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के ऊपर एक विमर्श शुरू करने जा रहे हैं और अभी लगातार चुनाव के मौसम में हम इस विमर्श को कई सीरीज में आपके समक्ष लेकर के आएंगे। हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होंगे सार्थक संवाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक कुमार सर्वेश सर और इन्हीं से हम बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, उनका क्या वर्तमान रहा है, इन सब विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा चर्चा है वह सामाजिक न्याय की राजनीति का एक पहलू लैंगिक न्याय की राजनीति पर हम लोग आज फोकस करने जा रहे हैं और उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कुमार सर्वेश सर का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की समय में और आज के चुनावी माहौल में लैंगिक न्याय जो है वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर के उभर रही है। सारे राजनीतिक दल लैंगिक न्याय की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा अभी अभी कुछ ही दिनों पहले एक संविधान संशोधन अधिनियम भी लाया गया और बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके और बहुत ही ज़्यादा विनम्र होकर के कहा गया कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने जा रहे हैं। तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा मचा, लेकिन जब अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, सीटों के बंटवारे के साथ जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर जाकर के आप इस लैंगिक न्याय की राजनीति को कहाँ तक सफल पाते हैं? ये जो चर्चा है इस चर्चा को बिहार स्पेसिफिक रख करके हम आगे जी हम लोग शुरू में कहें कि बिहार स्पेसिफिक ये चर्चा है। जब महिला आरक्षण की दिशा में पहल की गई थी और लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई, लेकिन महिला आरक्षण की दिशा में जो पहल की गई संविधान संशोधन के माध्यम से वह पहल सशर्त थी, बिना शर्त नहीं थी। मतलब आप कह सकते कि क्रिप्स मिशन ने जो प्रपोजल रखा था 1942 में, उस प्रपोजल पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने कहा था इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। बाद में नेहरू ने उसमें जोड़ा था ऑफ ए फॉलिंग बैंक। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये फॉलिंग बैंक का ही पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये पोस्ट डेटेड चेक के रूप में सामने आता। महिला आरक्षण की दिशा में जो पहल की गई थी और जो लगातार दावे किए गए सरकार की ओर से, तो जब इस पर हमारी चर्चा हो रही थी उस समय भी हमने कहा था कि राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल सहित जितने भी राजनीतिक दल हैं जिसने संसद और विधानमंडल में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन दिया है, वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर कितने गंभीर हैं इसका पता आगामी लोकसभा चुनाव में चलेगा। और अब जब देख रहा हूं जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के क्रम में अगर लैंगिक संदर्भों में जिस तरीके से चीज़ें आवंटित की गई हैं, तो जो आशंकाएं जाहिर की गई थी वे उन आशंकाओं को निराधार साबित करने के बजाय वे उन आशंकाओं को पुष्ट करती हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो 2 राजनीतिक दल अभी ऐसे हैं भारत में और दोनों क्षेत्रीय दल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले, जिन्होंने संसद और विधानमंडल के चुनावों में 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है और ये काम वो तब से कर रही हैं जब महिला आरक्षण नहीं दिया गया था और उसके लिए संविधान संशोधन की दिशा में पहल नहीं किया। वो बहुत पहले से पैरोकार, हाँ, महिला आरक्षण की पैरोकार रही है। और दूसरा नवीन पटनायक के नेतृत्व वाला बीजू राजनीतिक दल, बीजू जनता दल बीजेपी, जिसने 1/3 जो स्थान महिलाओं के लिए आवंटित किए, उम्मीदवारी में उनका रेशियो, महिलाओं का रेशियो जो है 1/3 के आसपास रहा। अदर जितने राजनीतिक दल हैं, सारे के सारे राजनीतिक दल जो हैं उसी पैट्रियार्कल माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोकनिज्म की राजनीति महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी के संदर्भ में टोकनिज्म की राजनीति करते दिखाई पड़ेंगे। और इसे अगर देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में जो 40 लोकसभा सीटें
उन 40 लोकसभा सीटों पर जो दो प्रमुख गठबंधन है, एनडीए, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और राजद के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का है। अब त्रासदी देखें एनडीए गठबंधन की कि भाजपा जिसने संसद और विधानमंडल के निम्न सदन में 1/3 महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की दिशा में पहल की, उस भाजपा ने बिहार में 17 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, उन 17 सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार को उतारने की जहमत मोल नहीं ली है। और भाजपा ही नहीं, एनडीए के जो गठबंधन सहयोगी दल है, भाजपा जो 17 सीटों पर लड़ रही है, हम जीतन राम मांझी वाली जो 1 सीट पर लड़ रही है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली जो 1 सीट पर लड़ रही है। ये तीनों के तीनों दल, इनके एक भी महिला उम्मीदवार नहीं। जदयू ने 16 स्थानों पर 2 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, और लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर में से 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे। मतलब यह एनडीए गठबंधन बिहार में जिस 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन 40 लोकसभा सीटों में केवल 4 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये चारों के चारों महिला उम्मीदवार जो उतारे गए हैं, वे कहीं न कहीं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं। वीणा देवी जो वैशाली से उम्मीदवार हैं लोजपा की, उनके पति दिनेश सिंह हैं जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। दूसरा शांभवी चौधरी जो जदयू नेता अशोक चौधरी की पुत्री हैं। तीसरा जदयू के कैंडिडेट जो हैं विजय लक्ष्मी जो सिवान से जदयू ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, उनके पति रमेश प्रसाद इसी शर्त पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़कर, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और इसी शर्त पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़कर वे जदयू में शामिल हुए कि उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और चौथी लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है। कहने का तात्पर्य कि ग्रास रूट लेवल से राजनीति करते हुए वुमेन लीडरशिप का जो इमरजेंस है, अगर देखा जाए तो वह शून्य है। सर मैं यहाँ पर एक चीज़ और यहीं पर मैं ऐड करवाना चाहूँगा कुछ, कि नीतीश कुमार जब यहाँ मुख्यमंत्री बने थे और उसी समय से एक बात चल रही थी कि महिलाओं के बीच वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और इस दिशा में काम करते हुए उन्होंने शराबबंदी जैसा एक पॉलिसी यहाँ पर लाया था। इसके बाद उन्होंने पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को आरक्षण दिया। एक लंबा समय, समझिए कि उनका 4 टर्म अब खत्म होने वाला है, एक लंबा समय आता है, और इस दौरान महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और स्थानीय लेवल के पर देखेंगे महिला प्रतिनिधियों की संख्या को, तो वो जितना आरक्षित सीट किया गया उससे ज़्यादा प्रतिनिधि वहाँ पर महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि स्थानीय स्तर पर महिलाएं बढ़ रही हैं, लेकिन वही चीज़ जब विधानमंडल में और संसद में जो उसका प्रतिफलन अब दिखना चाहिए था, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय होता है, मान लीजिए 20 साल नहीं तो 10 साल एक लंबा समय है, जो एक राजनीति में एक अच्छा खासा समय जहाँ पर वो महिलाएं वहाँ पर आकर के अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकती थी। क्यों नहीं हो पा रहा है अभी? देखिए बेसिकली इसको 3 कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत। निश्चित तौर पर नीतीश जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने का काम किया, और सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को उन्होंने जेंडर जस्टिस से जोड़ने का काम किया। और उनके द्वारा जो पॉलिसी और प्रोग्राम लाए गए, अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुषों के बीच वेरियस सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वहाँ पर गैप कम हुआ है, अंतराल कम हुए हैं। महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है, इनकार नहीं किया जाता, एक पहलू यह। दूसरा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश जी महिला वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, और उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव इस दिशा में लिए गए, इसने पूरे के पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है महिलाओं की भागीदारी को उत्प्रेरित करने में, उनकी भागीदारी को बढ़ाने में अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाई। और इसलिए अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों के दौरान न केवल पुरुषों के मतदान के प्रतिशत और महिलाओं के मतदान प्रतिशत के बीच जो अंतराल था,
उस अंतराल को भरा गया, बल्कि आज पुरुषों की तुलना महिलाओं के मतदान का प्रतिशत जो है वह कहीं ज़्यादा है। इसके और भी कारण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो मैं इसके कंटेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि स्थानीय स्तर की राजनीति की आपने बात की, मतलब स्थानीय संस्थाएं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हों चाहे वो रूरल लोकल बॉडीज हों, उनमें नीतीश बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसमें महिलाओं के आरक्षण के प्रतिशत को 1/3 से बढ़ा करके 50% किया गया। और यह भी सच है कि लोकल सेल्फ बॉडी में महिलाओं की यह भागीदारी उनके आरक्षण प्रतिशत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो करीब करीब 54-55% के स्तर पर पहुंचती है। लेकिन इसके पीछे रीजन अगर देखा जाए तो इसके पीछे रीजन अलग हैं। कहेंगे रीजन क्या अलग हैं, तो एक तो महिला आरक्षण ने 50% क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो महिला के जो पुरुष सहकर्मी, मुखिया पति की जो विधानसभाई चुनाव की राजनीति में, संसदीय राजनीति में सक्रिय है, उन्होंने भी अपने परिवार की महिलाओं को स्थानीय स्तर की राजनीति में सक्रिय करने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर ये जो आरक्षण के प्रतिशत से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रतिशत का अधिक होना, उसमें इसकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल से जो वीमेन लीडरशिप का इमरजेंस है, और यह उम्मीद की गई थी कि यह आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में जो है स्थानीय स्तर की राजनीति में, प्रांतीय स्तर की राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व के उभार की प्रक्रिया को तेज करेगा, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वह स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसके कुछ सकारात्मक संकेत भी दिखते हैं। जैसे मैं रेफर करना चाहूँगा, राजद ने शिवहर से ऋतु जायसवाल को अब लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। और अगर ऋतु जायसवाल के प्रोफाइल को आप देखें तो ऋतु जायसवाल जो है लोकल सेल्फ बॉडी की राजनीति से जो है उनकी शुरुआत होती है, वहाँ पर राजनीति में उनका प्रवेश होता है, और वहाँ पर उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता प्रदर्शित करते हुए अपने वार्ड या अपने ग्राम पंचायत के दायरे में सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मतलब जो है बिहार के स्तर पर महिला जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाई। और यही कारण है कि अगर पिछले चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो ऋतु जायसवाल राजद विधानसभा चुनाव में भी राजद की ओर से उम्मीदवार थी और महज 17 वोटों से वो चुनाव हारी थी। और आज वे शिवहर संसदीय क्षेत्र से लवली आनंद के विरुद्ध महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सामने हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो पैट्रियार्की है और जो पैट्रियार्कल माइंडसेट राजनीति में डोमिनेंट पोजीशन पर मौजूद है, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। और हम अगर यह अपेक्षा करते कि यह अगले 10 वर्षों या 20 वर्षों में इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन आने जा रहा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा, केवल महिलाओं को स्थानीय संस्थान में भागीदारी दे देने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। जब तक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, जब तक संसाधनों पर महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, जब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, और जब तक समाज से लेकर मीडिया तक में महिलाओं को एक डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं मिलेगा, जो डेमोक्रेटिक स्पेस जो है पुरुषों को मिलता रहा है, तब तक कुछ बुनियादी बदलाव आएंगे, मुझे इसमें संदेह लगता है। और इसलिए आप देखेंगे कि 1-2 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जितने महिला उम्मीदवारों को चाहे महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया हो, चाहे उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया हो, वे सारे के सारे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं। और कहीं न कहीं उनकी उम्मीदवारी के पीछे उनके पुरुष सहकर्मियों के प्रभाव का जो है राजनीतिक रसूख जो उनका है, उसकी अहम और निर्णायक भूमिका रही है। सर, जिस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, ये संविधान संशोधन के रूप में लाया गया, तो महिलाओं में एक आशा जगी थी। आपको नहीं लगता है कि यह एक छलावा है, या एक उसी तरह से जैसे
2014 से लेकर के जो देश जिस प्रकार से जुमलेबाजी कही जाती है या शगुफा कहा जाता है, तो क्या यह भी ऐसा नहीं है कि एक शगुफा बन करके ही रह जाएगा? देखिए, संविधान संशोधन किया गया है तो ये शगुफा तो नहीं है, लेकिन मैं एक और इशारा करना चाहूँगा। अगर आपको ध्यान हो तो मिड 1970s में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन आज तक देखेंगे भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ है ऑन फ्लोर। ठीक उसी प्रकार देखें, जब महिलाओं को संसद और विधानमंडल के निम्न सदन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की घोषणा की गई तो वहाँ पर 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त थी नई जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आने के बाद, और नई जनगणना कब होगी इस पर अभी क्लैरिटी का अभाव है। दूसरी शर्त थी नई जनगणना की जब अंतिम रिपोर्ट आएगी तो फिर उस रिपोर्ट को आधार बना करके परिसीमन किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट जो है उसकी ये 2 शर्तें हैं महिला आरक्षण को लागू करने की। लेकिन यहीं पर अगर गौर करें तो एक तीसरी शर्त भी है जो हिडन आपको दिखाई पड़ेगी, और वो तीसरी शर्त क्या है? वह तीसरी शर्त है हम पुरानी संसद से नए संसद में पहुंच चुके हैं, और यह भी बात कही जा रही है कि महिला आरक्षण को लागू करने के पहले संसद की संरचना को रिडिफाइन किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता का विस्तार किया जाएगा। अब असली पेंच यहीं पर फंसता दिखाई पड़ रहा है। अगर लोकसभा और राज्यसभा की संसद की संरचना को रिडिफाइन किया जाता और लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता का विस्तार किया जाता, विधानसभा की सदस्यता का विस्तार किया जाता है, तो सवाल यहाँ पर यह उभर कर सामने आता कि ये जो विस्तारित लोकसभा होगी, विस्तारित विधानसभा होगी, उस विस्तारित लोकसभा और विस्तारित विधानसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उस प्रतिनिधित्व के निर्धारण का आधार क्या होगा? क्या प्रतिनिधित्व के निर्धारण के लिए उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल अब तक किया जा रहा है, या उसके प्रतिनिधित्व के निर्धारण का आधार नए सेंसस की अंतिम रिपोर्ट होगी? और अगर प्रतिनिधित्व का वही आधार होता, अगर प्रतिनिधित्व का वही आधार होता जो आधार अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वहां पर कई तरह के प्रश्न उठेंगे। और अगर नए आधारों को स्वीकार किया जाता तो उस स्थिति में आप देखेंगे चूंकि नॉर्दर्न स्टेट की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद जो है वो तेजी से बढ़े और अधिक होगा। एट द सेम टाइम देखा जाए जो वेस्टर्न इंडिया के डेवलप्ड स्टेट हैं, जो साउदर्न इंडिया के डेवलप्ड स्टेट हैं, जिन्होंने काफ़ी पहले जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश लगाया है, उनकी राजनीतिक कीमत उनको चुकानी होगी। और यह एक पेंडोरा बॉक्स के समान होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, यह आशंका जाहिर की जा रही है कि चूंकि भाजपा दक्षिण भारत में कमजोर है, उत्तर भारत में वह डोमिनेटिंग पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए संसद लोकसभा के विस्तार में उसकी रुचि है और लोकसभा के विस्तार के जरिए वह संसद के भीतर अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा, और वह तभी संभव होगा जब उत्तर भारतीय राज्यों के राजनीतिक कद में इजाफा किया जाए, उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़े। साथ ही साउथ भारत में लगभग भाजपा के साफ वाली जो स्थिति है, इसके कारण संसदीय राजनीति में भाजपा को बैकफुट पर जो जाना पड़ता है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन जो उसके सामने उत्पन्न होता, तो साउथ के कद को घटाकर उसको काउंटर बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे लगता है ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स होगा जिसका इम्प्लीकेशन नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी तक हो सकता है। हाँ, एक विवाद को जन्म देगा। फिनांस कमीशन के नहीं, ये एक फिनांस कमीशन का मसला अलग है, क्योंकि फिनांस कमीशन वाले में कई सारे, अगर एक जगह पर डिफाइन किया गया सेंसस के क्राइटेरिया को, तो दूसरी जगह पर कई ऐसे पैरामीटर्स थे जिसके जरिए उसको काउंटर बैलेंस किया गया, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। हम लोग अभी लैंगिक न्याय पर चर्चा कर रहे थे, उसके लगभग पहलुओं पर हमने नहीं, यहाँ पर एक पहलू मुझे लगता है महागठबंधन वाले डायमेंशन बचे हुए हैं।
अच्छा हाँ, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महागठबंधन के उम्मीदवारों को अगर हम लें, महागठबंधन के द्वारा जो सीटों का जो लिस्ट जारी किया गया है, उम्मीदवारों को जो लिस्ट जारी की गई है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक ऋतु जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर उसी तरह परिवारवादी राजनीति आपको दिखेगी। यद्यपि वहाँ सीट ज़्यादा है, आरजेडी के द्वारा सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी उम्मीदवार के नाम घोषित किए गए उसे महिलाओं के नाम की संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस की तरफ से जो भी सीट देगी उसमें अभी तक महिलाओं का नाम नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं, उन 40 लोकसभा सीटों में महागठबंधन ने अब तक 30 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उन 30 में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा राजद के द्वारा की गई है। राजद ने उन 22 उम्मीदवारों में जो है 6 उम्मीदवार महिलाओं को बनाया है। दूसरा, लेफ्ट गठबंधन ने जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उनमें एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। और कांग्रेस ने अब तक अपने लिए आवंटित 9 सीटों में 3 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और तीनों के तीनों पुरुष उम्मीदवार। तो यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस को जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है, राजद को जिस एक सीट पर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सिवान की सीट अगर हिना साहब राजी नहीं होती राजद की टिकट पर लड़ने के लिए तो ऐसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो राजद कोटे से महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर के 7 हो सकती है, अदरवाइज वो अच्छा रहेगी। कांग्रेस के कोटे से भी महिला उम्मीदवारों के आने की संभावना है, हमें उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जजमेंटल होने के बजाय। और अभी तक मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के लिए जो 3 स्थान आवंटित किए गए हैं उनके लिए भी महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। अब देखना यह है कि मुकेश साहनी जो है वह किसी महिला को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जिस महत्वपूर्ण बात की ओर आपने इशारा किया, राजद अब तक 30 में से जिन 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें 2 महिला उम्मीदवार तो खुद लालू जी के परिवार से और दोनों लालू जी की बेटियां मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ रही हैं और सारण से जो है रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं। उसके बाद अगर आप जाकर के देखें तो चाहे आप ले लें अनीता देवी पूर्णिया से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हैं और अवधेश मंडल जो है वो कहीं ना कहीं जो है अवधेश मंडल की अपनी एक अलग छवि है, दबंग वाली अलग छवि उस इलाके में है। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे कि बिहार में तो कुछ नए राजनीतिक प्रयोग भी हो रहे हैं। नहीं, दबंग और हाल ही में जेल से बाहर निकले अशोक महतो ने अनीता देवी से इसलिए शादी की जल्दबाजी में ताकि उनको उम्मीदवार बनाया जा सके। ऐसा पहले भी हो चुका है, कविता सिंह का भी ऐसा ही। हाँ, कविता सिंह जदयू जो सिवान से सांसद थी उनको भी उसी परिस्थिति में बनाया गया था। अगेन अगर देखा जाए तो उनके अलावा आप देखेंगे अनीता देवी हैं। अनीता देवी के अलावा देखा जाए तो अर्चना रविदास है, उनके पति भी जो है मुकेश यादव की दबंग वाली छवि है। अगेन अगर देखा जाए तो ये 5 कैंडिडेट राजद के वंशवाद परिवारवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं। अकेली ऋतु जायसवाल ऐसी कैंडिडेट है जिनको आप कह सकते हैं कि वो रियल सेंस में वुमेन कैंडिडेट है और जो जमीनी स्तर की राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि कहीं न कहीं चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सिंबॉलिकली वो लोग चाहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जितने विरोध में खड़ी हो, लेकिन उनके लिए सबसे अधिक मायने रखती है विनेबिलिटी, जीतने की प्रत्याशा। और विनेबिलिटी को ध्यान में रख करके या तो बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया जा रहा है या राजनीतिज्ञों की पत्नियों के लिए को टिकट दिया जा रहा है। और अक्सर ऐसे मामले में देखा जाए तो
पति अगर स्वयं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मतलब कैंडिडेट सामान्य प्रचलित शब्दों में कह दें तो अपना जो राजनीतिक भविष्य है उसको सुरक्षित रखने का केवल एक प्रयास निश्चित तौर पर एक जगह पर मुझे जहाँ पर रितु जायसवाल की बात है वहाँ पर लगता है कि हाँ, स्थानीय स्तर से जो या स्थानीय निकाय की राजनीति में जो महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ा है वहाँ से वो एक उभर कर सामने आ रहा है। सर, एक जगह पर मैं आपका और विचार जानना चाहूँगा। महिलाओं की भागीदारी स्थानीय स्तर पर भी बढ़ी है, इस पर किसी प्रकार का दो मत नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर विधानमंडल में या लोकसभा में अगर महिलाएं जाती हैं तो दो तरह की बातें होंगी। एक तो कि जो वंशवादी राजनीति से उभर करके आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और वो जिस प्रकार से रितु जायसवाल जैसी महिला अगर चुन करके आ रही हैं उसका भविष्य क्या है, उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस दोनों स्तर पर हम आपका विचार जानना चाहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो वे महिलाएं जो ऐसे परिवारों की पृष्ठभूमि से आते, ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते जिसकी राजनीति में गहरी रुचि रही है और जिसका राजनीतिक रसूख रहा है, तो ऐसे परिवारों की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जमीनी स्तर की राजनीति करते हुए महिलाएं सामने आए जिनमें अभी समय लगेगा, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बहुत बदलाव ना भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इससे क्या होगा, राजनीति के धरातल पर समावेशन की प्रक्रिया तेज होगी, पॉलिटिकल इंक्लूजन का प्रोसेस तेज होगा और पॉलिटिक्स में भी जेंडर जस्टिस संभव हो सकेगा। और अगर राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ती है तो यह इन द लॉन्ग रन राजनीति की सामाजिक संवेदनशीलता, महिलाओं के प्रति राजनीतिक एजेंडों की संवेदनशीलता को बढ़ाने का भी काम करेगा। और यह राजनीति में धनबल की भूमिका की बात कर लें, राजनीति में बाहुबल की भूमिका की बात कर लें, राजनीति में मूल्य और नैतिकता के स्तर की बात कर लें, राजनीतिक शुचिता की बात कर लें, तो यह इन तमाम स्तरों पर बदलावों का आधार तैयार कर सकती है। और इसके सहारे हमें राजनीतिक परिवेश को इन द लॉन्ग रन दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। और जब इन द लॉन्ग रन की बात कर रहा था, मैं 5 साल और 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल बाद की, मैं आज से 60 साल बाद की बात कर रहा हूँ। आज राजनीति के कंटेक्स्ट में जो हम कहते हैं संसदीय राजनीति के मूल्यों का क्षरण, या हम जो कहते हैं कि राजनीति में अखिलेश सर एक टर्म यूज करते हैं पॉलिटिकल कॉलेजियम, मतलब पूरी की पूरी राजनीति में देखें अगर हम तो कुछ परिवार हैं जिन्होंने पूरी की पूरी राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति पर वर्चस्व स्थापित कर रखा है, और उन परिवार के कुछ रसूखदार लोगों के हाथों भारत की राजनीति और राज्यों की राजनीति उनके हाथों में सीमित है। वो निर्धारित करते कि कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। ये जो चीजें हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेगा। तो लगभग चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की और लैंगिक न्याय पर काफ़ी विस्तार से हमने सर्वे सर के विचारों को जाना, और आशा है कि आप इस पूरे विमर्श से लाभान्वित होंगे। और जब आप मतदान करने जाएंगे तो वहाँ पर भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार के विचारधारा को हमें अपनाना है, किन किन बातों को सोच करके हमें मतदान करना है, और आप मतदान जरूर से ज़रूर करिए। चुनावी माहौल है। फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, आपने इस कार्यक्रम को सुना, और आपका जो भी अपना विचार होगा इस लैंगिक न्याय के पॉलिटिक्स को लेकर के आप उससे आप हमें अवगत करवा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी कर सकते हैं, और अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के प्रत्येक विमर्श आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।